बीते 53 साल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर टकराव तो अनगिनत बार हुआ, लेकिन खूनी झड़प कभी नहीं हुई। चीन की सेना ने कई बार सीमा लांघी, लेकिन उसे जल्द ही होश आ गया और वो चुपचाप लौट गई। लेकिन इस बार चीन ने सिर्फ सरहद नहीं लांघी, बल्कि चीन के सैनिकों ने भारत के बर्दाश्त की हद भी लांघ दी। लद्दाख में करीब 40 दिनों से जारी सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत पर जोर देने वाले चीन के सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। गोलियां नहीं चली, लेकिन भारत के जाबाजों का खून तो बहा, जिससे पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा। पूरे हिंदुस्तान। 1962 की जंग के बाद शमशेर बहादुर सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए लिखा था, शिवलोक में चीनी दीवार न उठाओ, वहां सब कुछ गल जाता है सिवाय सच्चाई की उज्ज्वलता के। असत्य कहीं नहीं, शक्ति आकार में नहीं, सत्य में हमारी शक्ति। सत्य की विजय, याद रखो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य और शांति की बातें चीन को समझ में नहीं आ रही। उसके सिर पर दुनिया का सुपर पावर बनने का जो भूत सवार है, उसने चीन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसका परिणाम कितना डरावना हो सकता है, यही समझाने के लिए 12 दिन पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक लेख लिखा था। उनका कहना था कि चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई तो है, लेकिन वो अमेरिका की जगह कभी नहीं ले सकता। हालांकि यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका एशियाई देशों में अपने दखल कम होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि चीन एशिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ही सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दी कि अगर चीन और अमेरिका के बीच टकराव नहीं टला तो ये 20वीं सदी के शीत युद्ध से भी भयानक शीत युद्ध में तब्दील हो जाएगा, उससे भी भयानक, जिसकी कीमत एशिया के सभी देशों को चुकानी पड़ेगी। चीन और अमेरिका में शीत युद्ध बढ़ा तो उसका अंत भी मुश्किल होगा। पहले शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के टूटने के बाद हुआ था, लेकिन चीन या अमेरिका में कोई टूट जाएगा, इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं। लद्दाख में चीन की सेना के चोरी छिपे घुसपैठ के करीब महीने भर बाद यह आर्टिकल छपा था सिंगापुर के प्रधानमंत्री का। चीनी सेना की यह हरकत 1993 के उस समझौते के खिलाफ है जिसमें चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को शांति से सुलझाने का वादा किया था। फिर 27 साल बाद अचानक कोरोना महामारी के बीच चीन ने लद्दाख में अपनी फौज का जमावड़ा क्यों बढ़ाया? भारत को आंखें दिखाने के लिए सीमा पर अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की हलचल क्यों बढ़ाई? माना यही चाह रहा है कि भारत को जंग के लिए उकसाने के पीछे चीन का एक ही मकसद है कि वो कोरोना संकट से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका से यूरोप तक 60 से ज्यादा देश इस महामारी के लिए चीन को घेरे हुए हैं और उनमें भारत भी। ऐसे में लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ खूनी झड़प का मतलब यही समझ में आता है कि चीन का निशाना तो भारत पर है, लेकिन निगाहें अमेरिका पर ही। वो भारत के साथ साथ अमेरिका के सब्र का भी इम्तिहान ले रहा है।
चीन ने इसका आगाज लद्दाख की गलवान घाटी में कर दिया है, जिसका अंजाम भयानक हो सकता है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि इस झगड़े को टाला जा सकता था और साफ कहा कि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया। कोरोना के बीच पूर्वी लद्दाख में चीन की नापाक हरकत। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प। पहाड़ पर चीन की खूनी साजिश की इनसाइड स्टोरी। काल में चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जमीन का भूखा चीन एलएसी पर खूनी साजिश रच रहा है। जिनपिंग की फौज पूर्वी लद्दाख को जंग का अखाड़ा बनाने पर आमादा है और इसकी तस्दीक तब हुई जब चीन की सेना ने अचानक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। चीन की सेना बिना किसी उकसावे के भारतीय फौज से भिड़ गई। हालांकि दोनों सेनाओं ने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन इस खूनी झड़प में भारत और चीन की दोनों सेनाओं को नुकसान जरूर पहुंचा। दरअसल चीन और भारत की सेनाओं के बीच सोमवार रात यानी 15 जून को झड़प हुई। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों सेनाएं आपस में उलझ गईं। इस खूनी झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन की सरकारी मीडिया की माने तो उसके 5 जवान मारे गए, जबकि 11 घायल हुए। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी बार 1975 में खूनी संघर्ष हुआ था। करीब 45 साल के बाद पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में जाकर ये सिलसिला टूटा। गलवान उन इलाकों में से एक है जहां चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। कई दौर की बातचीत के बाद कुछ पॉइंट से चीन की सेना पीछे भी हटना शुरू हो गई थी, लेकिन इस ताज़ा घटना के बाद माना जा रहा है कि तनाव और भी बढ़ सकता है। चीन ने एलएसी पर जो कायराना हरकत की, उससे दोनों देशों के बीच तनाव अचानक बढ़ गया। माहौल इस कदर गर्मा गया कि राजनाथ सिंह ने फौरन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की। जबकि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी को भी ताजा हालात की जानकारी दी गई। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने गोली नहीं चलाई, लेकिन जिस तरह पहाड़ की ऊंची चोटियों से चीन ने भारतीय सेना पर हमला किया, उससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ऊपर से चीन की सीनाजोरी वाली आदत आग में घी का काम कर रही है। देखिए किस तरह चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत को ही गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। किस तरह चीन ने सीमा पर तनाव का आरोप भारत पर मढ़ने की चाल चली। जाहिर है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में फजीहत झेल रही चीन की सरकार पहले तो सीमा पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर भारत पर ही झूठे आरोप लगाकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान ने हर बार बातचीत के जरिए सभी सीमा मुद्दों को सुलझाने की पहल की, जबकि वो चीन ही है जो हर बार अपने आक्रामक रवैये से माहौल गर्माता रहा है। पिछले महीने भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़पें इसकी बानगी। तारीख 5 मई, जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया और पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। तारीख 9 मई, जगह सिक्किम का नाकुला सेक्टर। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ झड़प 9 मई को ही हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। वहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, जिसके बाद झड़प रुकी। तारीख 9 मई, जगह लद्दाख। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने लड़ाकू विमानों का बेड़ा रवाना कर दिया था। हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनने में आ रहा है कि वहां पर अभी बातचीत का दौर जारी है। अगर बातचीत से ही ये समस्या हल होनी थी तो हो जाती। अब क्योंकि सैनिकों की जान गई है तो हमें भी
उसी प्रकार से अपनी मजबूती का प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने इलाके पर मजबूती से खड़े होते हुए अगर हमें सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें भी सैन्य कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। पिछले महीने ही गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सेना ने फैसला किया था कि वो पैंगोंग, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित इलाकों में चीन के सैनिकों के आक्रामक अंदाज से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाएगी। तो शायद इसी का नतीजा है कि अब चीन हद से गुजर जाने को आमादा नजर आ रहा है। चीन ताकत की नुमाइश कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए। लद्दाख में भारत चीन के बीच करीब 1.5 महीने से सीमा पर तनाव, जिसकी शुरुआत 5 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी, तो चौथी मीटिंग सोमवार को ही हुई थी। लेकिन गलवान घाटी में चीन की हरकत ने एक बार फिर उस घटना की याद दिला दी जब 20 अक्टूबर 1975 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी पिछली सदी की शुरुआत में जब चीन और रूस में एक साथ राजशाही के खिलाफ क्रांति के बीज बोए जा रहे थे, दोनों देशों में कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तब रूस के मशहूर लेखक मैक्सिम गोर्की ने रूस के कॉमरेडों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि चीन पर नजर रखी। मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि चीनियों पर ध्यान रखना आवश्यक, उन्होंने तब कहा मैक्सिम गोर्की। आजादी के बाद जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाद में राम मनोहर लोहिया ने भी चेताया था कि चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं। चीन ने जब बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता किया था, उसके बाद देश के 2 रक्षा मंत्रियों ने भी चीन की नीयत पर शक जताया था। रक्षा मंत्री की हैसियत से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात हमारे सामने कुछ नहीं, भारत को असल खतरा चीन से। 1998 में रक्षा मंत्री के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस ने तो 2 टूक कह दिया था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। काफी बवाल हुआ था इस बयान पर। इसे कूटनीति के लिहाज से ठीक नहीं माना गया था, लेकिन आज चीन ने खुद ही यह साबित कर दिया कि उस पर वाकई भरोसा नहीं किया जा सकता। आस्तीन के सांप की तरह, आस्तीन का सांप, जिसके बारे में लखनऊ के ब्लॉगर और कवि दिलीप ने लिखा था कि एक सांप धीरे से जा बैठा दिल में, एक सांप धीरे से जा बैठा दिल में, बोला जगह नहीं है आस्तीन के बिल में। कहने लगा अब मैं संत हो चुका हूं, सारा जहर अपना कब का खो चुका हूं। मैंने बोला सांप हो, कहां सुधरोगे, जब भी उगलोगे जहर ही उगलोगे। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक हाथ भारत के साथ कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों की दुहाई देने वाले चीन के शी जिनपिंग ने उसी गलवान घाटी में घात लगाई जहां उनके गॉडफादर माओ त्से तुंग ने भी नजर गड़ाई। 1962 की जुलाई में जिस गलवान घाटी से चीन ने जंग का माहौल बनाना शुरू किया था, उसी गलवान घाटी में एक बार फिर चीन की सेना खूनी खेल की शुरुआत कर चुकी, वो भी ये जानते हुए
कि गलवान घाटी पर चीन का कोई दावा हो ही नहीं सकता। चीन की बौखलाहट की वजह क्या है? भारत से क्यों भिड़ना चाहता है चीन? पहाड़ पर चीन की साजिश का भंडाफोड़। भारत और चीन के बीच इस साल मई के महीने से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल गरमाया हुआ था। चीन की फौज ने एलएसी को पार कर लिया था और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में सैन्य साजो सामान भी इकट्ठा कर लिया था। हालांकि 6 जून के बाद से कई बार भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई। सीईओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कुछ किलोमीटर तक पीछे भी हटी थी। लेकिन सीमा पर शांति कायम करने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब सवाल ये कि गलवान घाटी में ऐसा क्या है कि चीन लगातार इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल गलवान घाटी में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। यह पुल भारत और चीन के बीच एलएसी से 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में एलएसी को नहीं मानता। यही वजह है कि भारत की ओर से बनाए जा रहे कंक्रीट के पुल पर चीन ने विरोध दर्ज कराया। लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बाद भी इस इलाके में सड़क और पुल बनाने का काम जारी रखा हुआ है। गलवान घाटी के जो डोमिनेट करने वाली हाइट्स हैं, उनके ऊपर अपनी हरकत कर दी है। उनको कब्जाना चाहते हैं, जिससे कि लड़ाई के हालात में जब भी कभी हिंदुस्तान की सेनाएं इस रोड का इस्तेमाल करें तो चाइनीज बड़े आसानी से गलवान हाइट पर डिप्लॉयमेंट के साथ वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे जो योजना है उसमें खलल डाल सकते हैं। गलवान घाटी के मुहाने पर ही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये वो जगह है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, बैठकें भी करती हैं। इस इलाके में गलवान नदी बहती है, जिसे सिंधु नदी का हिस्सा माना जाता है। लेकिन गलवान घाटी से होकर गुजरने वाली भारतीय सड़क चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि गलवान घाटी में पुल के अलावा ये सड़क भारत के लिए कितनी अहम है और इस सड़क से चीन इतना खौफ क्यों खाता है। दरअसल लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की 323 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है, जिससे भारतीय सेना अपनी पोस्ट तक आती जाती है। इसी सड़क के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक सेना को रसद भी भेजी जाती है। इस सड़क पर गलवान घाटी के पास ITBP के 2 पोस्ट भी हैं। लिहाजा इस सड़क को बाधित करने के लिए चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। चीन ने गलवान में मौजूद विवाद के केंद्र तक साल 2016 में ही एक पक्की सड़क बना ली। इस पक्की सड़क के जरिए चीन हथियार और सैनिकों को यहाँ भेजता रहा। इसके अलावा चीन ने गलवान नदी की घाटी में छोटी छोटी चौकियां भी बना ली। गलवान घाटी से उतरकर और श्योक दुर्ग रोड को काट देना है, और ये कार्रवाई करने के लिए चाइनीज को अपनी बड़ी भारी तोपों को आगे लाना पड़ेगा, रसद लानी पड़ेगी, और इस सब के लिए उनको रोड्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी तरफ काफी सुदृढ़ कर लिया है, काफी अच्छा बना लिया है कि ऐसी स्थिति पड़े तो वो बड़े से बड़े हथियारों को हमारे ऊपर निशाना लगा सकें। जाहिर है गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड रणनीति के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। ये रोड काराकोरम के पास तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भी अहम है। लिहाजा इसी सड़क की वजह से मई के महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों का गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। माना जाता है कि चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के रास्ते एलएसी को पार किया और इनका सामना भारत के पेट्रोल पॉइंट 14, जिसे PP-14 भी कहा जाता है, वहां मौजूद सैनिकों से हुआ। हालांकि भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत से गलवान नदी घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीन की सेना पीछे हटने लगी थी। लेकिन वो तो सिर्फ एक दिखावा भर था। चीन गलवान घाटी में मौजूद उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जहां से होकर भारत की DSDBO रोड जाती है।
चीन रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए यहां अपना झंडा गाड़ना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत आज भी इस इलाके में पक्के पुल बनाने के साथ साथ सड़क निर्माण का काम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान का वर्चस्व और हिंदुस्तान की जो साख है पूरी दुनिया में, जिस प्रकार से वो बढ़ रही है, जिस प्रकार से G7 में शामिल होने का न्योता मिलता है, जिस प्रकार से दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है कोविड-19 के हालातों की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों की चलते चीनी बौखला गए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहा है। वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाना चाहता है। यही नहीं, चीन दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनाह छिपाने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपना रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत अब 60 के दशक वाला भारत नहीं, बल्कि 2020 का नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता। एक सवाल सबके जहन में कि कोरोना संकट के बीच जब चीन की अपनी हालत खस्ता है, ऐसे में भारत से तनाव बढ़ाकर उसे जंग की दहलीज तक पहुंचाकर चीन हासिल क्या करना चाहता है? चीन के इतिहास और वर्तमान पर गौर से नजर डालेंगे तो इसका जवाब मिल जाए। 1962 की जंग के बारे में चीन यही ढिंडोरा पीटता है कि उसने तिब्बत में भारत के दखल का जवाब देने के लिए जंग छेड़ी थी। यह सरासर झूठ है। इसकी पोल चीन की विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे वांग जिसी ने 8 साल पहले खोल दी थी। वैसे तो चीन में सरकार की पोल खोलना गुनाह माना जाता, फिर भी वांग जिसी ने डंके की चोट पर बताया कि चीन के सर्वोच्च नेता रहे तब के माओ त्से तुंग, उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए भारत पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने चीन की जनता को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी बड़ी कामयाबी की तरफ बड़ा कदम बढ़ाने का जो सपना दिखाया था, वो पूरी तरह फेल हो गया। चीन के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं को भी माओ त्से तुंग खटकने लगे थे। ऐसे में उन्होंने घरेलू मोर्चे पर नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत से जंग छेड़ दी। चीन में अब माओ त्से तुंग की जगह शी जिनपिंग है। उन्होंने भी चीन को सुपर पावर बनाने का सपना दिखाकर ही माओ त्से तुंग की तरह आजीवन सत्ता में बने रहने का जुगाड़ किया, लेकिन यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। हांगकांग से लेकर मेनलैंड चाइना तक असंतोष है। चीन में बेरोजगारी है, 7वें आसमान पर है बेरोजगारी। कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया चीन को अछूत की तरह देख रही है। वहां आर्थिक विकास की रफ्तार थी, तो वो रफ्तार तो महामारी आने से पहले ही पटरी से उतर चुकी थी। महामारी आ गई अब। ऐसे में चीन की सरकार को एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि जंग जैसा माहौल बना दिया जाए। जंग हो ना हो, जंग जैसा माहौल बना दिया जाए। वैसे भी चीन में यह तानाशाही है, और तानाशाही का रोजगार जंग का खौफ पैदा करके ही चलता है। सब जगह, कहीं पर भी। पाकिस्तान की मशहूर शायरा फहमीदा रियाज ने अपने तजुर्बे से यह बात कई साल पहले ही लिख दी थी कि अमन किस लिए लाएं, खत्म किस लिए कर दें। अमन किस लिए लाएं, खत्म किस लिए कर दें, ये जो अरबों का कारोबार कायम है, जंग की बदौलत जो हम नियाजमंदों का रोजगार कायम। जमीन से समंदर तक जंग का नगाड़ा बजा रहा है चीन। में जुटे हैं जिनपिंग। चीन की जंग की सनक के पीछे है जिनपिंग की गहरी चाल। कुर्सी बचाने के लिए जंग का माहौल बना रहे हैं जिनपिंग। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सीमा जो भारत और चीन को बांटती है। पूरे साल बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में इन दिनों तापमान बढ़ा हुआ है।
इसकी वजह है चीन की जंग की सनक। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में सीमा विवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो भारत के साथ लगने वाली सीमा हो या फिर दक्षिण चीन सागर। चीन लद्दाख के पास भारत से लगती सीमा पर पिछले 1.5 महीने से विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इसके साथ ही उसने भारत से लगती सीमा के पास नए एयरबेस भी तैयार करने शुरू कर दिए। हालांकि भारत जो है इस पूरे मसले का शांतिपूर्वक हल चाहता है, लेकिन जंग के लिए बेताब चीन ने खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। पंद्रह जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प अचानक नहीं हुई, बल्कि चीन इसके लिए काफी दिनों से माहौल बना रहा था। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद चीन अपनी जंग की सनक का नया सबूत भी दे चुका था। चीन ने सबसे पहले गलवान घाटी में विवाद को हवा दी। इसके साथ ही उसने अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड में तीन नए एयरबेस बना दी। चीन की वेस्टर्न कमांड भारत की सीमा के बेहद करीब है। चीन ने सभी एयरबेस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात कर दी। इसके साथ ही उसने रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड भी तैनात करने में देरी नहीं की। चीन एक तरफ एलएसी में भारत के साथ विवाद को बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी ओर उसने भारत से लगने वाली सीमा पर सैन्य ताकत को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि चीन की नीयत साफ नहीं है और उसने बरसों बाद इतनी आक्रामकता दिखाई है। चीन की बुरी नीयत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लगभग 45 साल के बाद एलएसी पर ऐसी झड़प हुई है। हिंदुस्तान ने जब वहां पे रोड बनाने चालू करी, उससे चीनियों को लगा कि अब हिंदुस्तान बहुत मजबूती की हालत में आ जाएगा और चीनियों ने उसका विरोध करना शुरू करा और उसी के चलते चीन ने अपनी सीमा लांघकर हमारे इलाके के अंदर आकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करी और इसी दादागिरी के चलते ये स्थिति खराब हुई है। चीन भारत के साथ जिस तरह से सीमा विवाद को हवा दे रहा है, उसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। अमेरिका चीन के रुख पर खास तौर पर नजर बनाए हुए। चीन की हरकतों पर कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी बयान दिया था। चीन की फौज एलएसी पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। यह ऐसी हरकत है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। चीन सिर्फ भारत के साथ ही सीमा विवाद को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुनिया भर में वो सीमा विवाद को हवा दे रहा है। चीन का इतिहास रहा है कि जमीन को लेकर उसके पूरी दुनिया में विवाद रहे। चीन का सबसे बड़ा विवाद तो भारत के साथ है। इसके अलावा जमीन को लेकर चीन का विवाद जापान, वियतनाम, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और भूटान से भी है। यही नहीं, ताइवान को तो चीन पूरी तरह अपना बताता है। इसके अलावा चीन के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया और पड़ोसी देश मंगोलिया से भी विवाद रहा है। चीन इन सभी विवाद में हमेशा ही उलझा रहता है, लेकिन कोरोना काल में वो सभी विवादों को जानबूझकर हवा दे रहा है। इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना पर चीन का पूरी दुनिया में घिर जाना। यही नहीं, कोरोना की वजह से चीन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चीन से विदेशी कंपनियां भाग रही हैं और चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसकी वजह से चीन में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ताइवान के मुद्दे पर चीन घिर चुका है। इन सब के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में जिनपिंग सीमा विवाद को हवा देकर दुनिया और अपनी जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट रिजीम का ये इतिहास रहा है कि जब कभी भी वो अपने घरेलू मोर्चे पे चुनौतियों से घिरते हैं, आलोचनाओं का शिकार होते हैं, तो वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देते हैं, ताकि अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को जो है भड़काया जा सके और उस बहाने कम्युनिस्ट रिजीम की रक्षा की जा सके और लीडरशिप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कूटनीति के कई जानकारों का मानना है कि जिनपिंग की ताकत में बढ़ोतरी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के कई देशों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन इन इलाकों में ज्यादा ही आक्रामक रुख अपनाए हुए।
न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी संस्थान में चीनी मामलों के विशेषज्ञ ऑरविल शेल का मानना है कि शी जिनपिंग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यूरोपीय देशों को पछाड़कर चीन को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाना है। यही वजह है कि जिनपिंग के आने के बाद चीन ने वन बेल्ट वन रोड सहित दुनिया भर में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। अगर जिनपिंग लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे तो चीन की इन परियोजनाओं के सफल होने की गारंटी बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर दुनिया को मुश्किलें होंगी। पूरी दुनिया को अमन का संदेश देने वाला भारत आज भी चीन से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह चीन से दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी सेना के एक कमांडर हुआ करते थे, नॉर्मन शॉर्टस्कॉफ जूनियर। उन्होंने पूरी दुनिया की फौज को एक मंत्र दिया कि शांति के समय जो सेनाएं पसीना बहाती हैं, उन्हें जंग के मैदान में खून कम बहाना पड़ता। युद्धाभ्यास की अहमियत समझाने वाली इस अनमोल नसीहत को भारतीय सेना ने गांठ बांधी। वैसे भी जिस देश के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों, उन्हें हमेशा तैयार ही रहना होता। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर भी जंग झेलनी पड़ सकती है, ये आशंका कारगिल युद्ध के बाद से ही पैदा होने लगी थी। बंद दरवाजों के पीछे इस खतरे से निपटने की रणनीति पर माथापच्ची शुरू और तय यह किया गया कि भारत को अपनी हवाई ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए वायुसेना की ही अहम भूमिका हो। तैयारियां तेज हो गई और तैयारियों में कितनी धार है, इसी को आजमाने के लिए 2 साल पहले भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति के नाम से युद्ध का अभ्यास किया। याद है ना आपको, गगन शक्ति। रफ्तार और आकार में यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था, जिसे पूरी दुनिया को यह संदेश मिला कि अगर 2 मोर्चों पर एक साथ भी लड़ना पड़े तो भारतीय वायुसेना दुश्मनों के होश ठिकाने लगा सकती है। अमेरिका में हार्वर्ड केनेडी स्कूल के रक्षा विशेषज्ञों ने भारत और चीन की हवाई ताकत का लेखा जोखा खंगालने के बाद एक शोध पत्र तैयार किया, जो हाल ही में छपा है। इसमें अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी माना कि चीन के पास लड़ाकू विमानों की गिनती भले ही कुछ ज्यादा हो, लेकिन भारत की वायुसेना में इतना दम है कि वो चीनी हवाई जहाजों को उड़ान भरने का मौका दिए बिना उनके घर में घुसकर तहस नहस कर सकते। दुश्मन की एयरफोर्स को कमजोर करना हो तो उसके हैंगर यानी जहां विमानों को खड़ा किया जाता है और हवाई पट्टियों को नष्ट कर दो। हर देश यही रणनीति अपनाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक चीन की सेना की पश्चिमी कमान, जिस पर LAC पर निगरानी की जिम्मेदारी है, वो ऐसा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है। इसकी वजह सामरिक शक्ति की कमी और दूसरी वजह भौगोलिक परिस्थितियां हैं। चीन के एयरबेस तिब्बत के ऊंचे पठार वाले इलाकों में है। अगर वहां से चीन भारतीय एयरबेस पर निशाना बनाता है तो उसे लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल का रिसर्च पेपर बताता है कि चीन को एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसके मुताबिक भारत के एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 220 मिसाइल चाहिए। भारत LAC पर 3 एयरबेस से निगरानी करता है। ऐसे में 3 एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 660 मिसाइल चाहिए, जबकि चीन के पश्चिमी कमान में 1000 से 1200 कम रेंज वाली ही मिसाइलें हैं। यानी ऐसी हालत में चीन का पश्चिमी कमान भारत के सामने केवल 2 दिन ही टिक पाएगा। किसी एक एयरबेस के रनवे को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए
बहुत ज़्यादा मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है, और जब तक वो रनवे डिस्ट्रॉय होता है, पैरेलल टैक्सी ट्रैक से वहाँ के बेसिस, वहाँ के एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। कई जगहों पे तो 2-2 रनवे भी होते हैं, वहाँ से भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, डैमेज किए हुए रनवे को बहुत ही जल्दी रिपेयर करके फिर से उसको यूज किया जा सकता है। अगर चीन भारत के रनवे पर किसी तरह से हमला करता भी है तो भारत के पास अब ऐसी तकनीक है कि वो 6 घंटे के भीतर एक हवाई पट्टी तैयार कर लेगा। भारतीय सीमा के पास चीन के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस होटन, लहसा गुंगार, नगारी गुंसा और जियाग्जे हैं, जहां से चीन कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर निगाह रखता है। ये पूरा इलाका पठारी है, इस वजह से यहाँ विमानों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के पास मजबूत और स्थायी हैंगर नहीं है। यानी चीन के इन एयरबेस के फाइटर प्लेन को काफी ऊंचाई से भी आसानी से देखा जा सकता है और उन्हें निशाना बनाने में भारतीय लड़ाकू विमानों को थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। सर्विसिंग हैंगर्स की जरूरत होती है, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, गैस चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, एयर चाहिए होती हैं, फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं। उस मामले में चीन के हवाई अड्डों को और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो तो संभव होगा। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के बेलफोर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का ये शोध पत्र चीन के मुकाबले भारत की सामरिक मजबूती पर मोहर लगाता है। यानी ऐसी हालत में चीन भारत के खिलाफ जमीनी युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता।